हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का ज्ञान धन एकेडमी में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चलें कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम करेगा। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम साइंस का टोटल एक चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक का रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा। जिसके साथियों अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के। आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में चर्चा किए थे, पूरे अच्छे से उस पर डिस्कशन हुआ था। दूसरे लेक्चर में साथियों यही दूसरा चैप्टर चल रहा था, अम्ल क्षार तथा लवण का। ये अम्ल क्षार तथा लवण का सेकेंड क्लास है। पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी। तो अम्ल पिछले चैप्टर में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या चर्चा किए थे। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के उदाहरण देखे थे, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण। क्षार क्या होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, पिछले क्लास की बात बता रहे हैं। और लवण क्या होते हैं, लवण बनते कैसे हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 चीजें और देखे थे। आयनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, आज के इस क्लास में हम क्या लिए हैं, अम्ल के स्रोत, सूचक के अम्ल व क्षार के प्रति व्यवहार। सूचक की बात कल हो चुकी है, आज व्यवहार देखेंगे कि कौन सा सूचक किस किस कलर का व्यवहार या किस किस रंग का व्यवहार अम्ल के साथ और क्षार के साथ करता है। पीएच मान तथा पीएच पैमाना देखेंगे आज। कुछ महत्वपूर्ण लवण पे चर्चा किया जाएगा। 3-4 लवण हैं जो डायरेक्ट पेपर में छपते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पूछ लेता है कि बनाने की विधि लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। ठीक, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, उपयोग, कुछ डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आखिरी में साथियों आज से क्या सेट किया गया, आज से नया चीज जोड़ा गया है। आखिरी में आपसे प्रश्न एक क्वेश्चन किया जाएगा और जो पिछले दिन क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका आंसर आज दिया जाएगा। तो ये लास्ट में ये डेली होगा। ठीक है, तो चलिए आज कोशिश करेंगे कि अम्ल क्षार तथा लवण वाला चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो, समाप्त हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों अम्ल के स्रोत पे, कि कौन से चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अम्ल के स्रोत में साथियों। अगर सबसे पहले सिरका, सबसे पहले क्या साथियों, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लिख लीजिए, एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल साथियों, एसिटिक अम्ल। लिखते चलिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट छपता है। अब अगर बात कर ले चींटी के डंक, चींटी के डंक में अब प्लस बिच्छू, प्लस क्या साथियों, हाँ बिच्छू, वही बिच्छू वाला बिच्छू। ठीक है, इनके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, लिख लीजिए, फार्मिक एसिड। कौन सा साथियों, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। तीसरा अगर बात कर लें तो दूध में या फिर दही में। दूध और किसमें साथियों, दही में कौन सा वाला, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ये किसमें हो गया साथियों, हाँ दूध और दही में। अगला देखिएगा, अगला अगर बात कर लें खट्टे पदार्थ, किसमें, खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ जितने भी होंगे ना, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे, साइट्रिक एसिड है ना, साइट्रिक अम्ल। और अगर बात कर लें इमली, इमली जानते हैं, हाँ इमली, चटपटी वाली इमली, क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। ये हो गया आपका इमली में। अब एक आखिरी देख लेते हैं, अगर पालक में पूछ ले, किसमें, पालक में, तो ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। एक लास्ट लिख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेव। क्या चीज, सेव। सेव में क्या पाया था, मैलिक एसिड। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चीजें ट्रिक से याद करनी है और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अम्ल के स्रोत पे एक वीडियो बनाया, आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जो आप ट्रिक के माध्यम से इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत हो गए जो कहाँ पे मिलेंगे, इन चीजों में ये चीजें उपस्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, क्या, सूचक के अम्ल व क्षार के प्रति व्यवहार और विथ प्रेक्टिकल, प्रेक्टिकल के साथ समझने की कोशिश करिएगा। मेनली 2 ही है जो बार बार पेपर में पूछता है, तो हम उन्हीं 2 को देखेंगे। कौन कौन सा है, एक साथियों लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। दूसरा है फिनाप्थलीन, जिससे क्वेश्चन बनता है, फिनाप्थलीन। प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे
कि लिटमस पेपर जो होता है और फिनाप्थलीन जो होता है ये अम्ल व क्षार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए एक टेबल जैसा हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, अम्ल और क्षार। अभी क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और अम्ल में टेस्टिंग करेंगे और क्षार में। लिटमस पेपर कितने तरीके के होते हैं, चलिए देखिए हमारे पास है, पहले से ही मौजूद है। ये देखिए लिटमस पेपर वाले डब्बे हैं, इसी में लिटमस पेपर क्या है भरा है साथियों। इसमें रेड लिटमस पेपर है और इसमें ब्लू लिटमस पेपर है, यानी लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं। इनको अभी चेक करेंगे कि ये अम्ल व क्षार में कैसा व्यवहार करते हैं। और दूसरा क्या है साथियों, हमारे पास है फिनाप्थलीन ना। फिनाप्थलीन है, ये कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता। जब निकालेंगे अब देख लेंगे। तो चेक करने से पहले देख लेते हैं ना कि कौन सा लिटमस पेपर किस में टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। तो देखिए अम्ल में क्या करते हैं, अम्ल में नीला लिटमस लेंगे ना तो लाल हो जाएगा। नीला लिटमस क्या होगा, लाल हो जाएगा। अच्छा लाल वाला लीजिएगा ना तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लाल वाला लाल रह जाएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं। क्षार में क्या करिएगा, लाल वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला वाला लीजिएगा ना तो कोई चेंज नहीं, नीला वाला नीला ही रह जाएगा। कैसे पहचानिएगा, देखिए छा आ की मात्रा आ रही है, लाल में भी आ की मात्रा आ रही है। पहचान लीजिएगा कि क्षार की टेस्टिंग के लिए लाल लिटमस देते जो नीला हो जाता है, और अम्ल के टेस्टिंग के लिए दूसरा बचा नीला ही। फिनाप्थलीन क्या करता है, अम्ल में कोई रंग नहीं देता, अम्ल में कोई रंग नहीं देगा, मतलब जैसा रहेगा अम्ल वैसा ही रह जाएगा। जबकि क्षार में क्या करेगा, गुलाबी रंग प्रोवाइड करवाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। ध्यान दीजिए हमारे हाथ में दो तरीके के द्रव है ना। ये क्या है, एक प्रकार का ये द्रव है और दूसरे प्रकार का ये द्रव है। अभी हमें नहीं पता कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, हम इसी से टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। देखिए हम क्या किए, नीला लिटमस ले लिए ना, किस कलर का, ये नीला लिटमस है। अभी नीला लिटमस देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले द्रव में भी डुबो रहे हैं ना, पहले वाले द्रव में डुबोए और आप देख सकते हैं इसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। यानी जस्ट इसी वाले द्रव में भी डुबोए हैं और ये नीला वाला किस में बदल गया, लाल में। अब सोचिए नीला लाल में किस में बदलता है, नीला लाल में किस में बदलता है, अम्ल में बदलता है। मतलब ये फिक्स हो गया, ये कौन सा वाला द्रव है, अम्लीय है। अच्छा इसी में लाल वाले को डाल के देख रहे हैं ना। अभी देखिए लाल वाले को भी क्या कर रहे हैं, इसी में ऐड करके दिखा रहे हैं कि लाल वाला क्या कोई कलर बदल रहा है। अब तो ये तो चला गया इसी में, फिर भी देखिए कोई कलर नहीं बदला, भीग चुका है पूरी तरीके से। तो देखिए लाल के साथ लाल रह जाएगा, कोई कलर चेंज नहीं करता है। तो ये कौन सा चीज हो गया, एसिड हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है, यानी क्षार होगा। आपके सामने देखिए नीला लिटमस ले रहे हैं इसमें और इसमें डुबो दिए और नीला लिटमस देखिए नीला ही रह गया। क्यों, क्योंकि बेस भी नीला को नीला ही रहने देगा, कुछ नहीं बदलेगा। अब क्या करते हैं, एक लाल लिटमस ले लेते हैं। अब लाल लिटमस को क्या किए, इस बेस में हम डाल दिए। आप देख पाएंगे ना, पूरी तरीके से तो नहीं, बट देखिए नीला हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, बेस चेक हो गया। अब क्या करेंगे, फिनाप्थलीन भी यूज कर ले रहे हैं। आपके सामने देखिए हम फिनाप्थलीन भी क्या कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। इसमें देखिए फिनाप्थलीन है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, इस वाले में भी 2-3 बूंद डाल दिए, इस वाले में भी देखिए 2-3 बूंद डाल दिए। अब आप देख सक पाएंगे कि किसका कलर बदल गया। साथ देखिए आप लोग देखिए इसका कलर क्या हो गया, पिंक, जबकि इसका कोई कलर नहीं चेंज हुआ। तो मतलब पिंक किसके साथ देगा, फिनाप्थलीन कलर। पिंक किसके साथ देगा, फिनाप्थलीन, क्षार के साथ। मतलब ये 100% क्या है, क्षार है। देखिए क्षार के साथ पिंक हो गया और हमने के साथ कोई कलर नहीं दिया। पेपर में ये पूछता है क्या हो गया, पिंक हो चुका है। और ये क्या है, पूरी तरीके से देखिए कोई भी कलर नहीं है। तो ये क्या है, क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। अब देखिएगा जादू दिखाएंगे कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या होता है, लवण और जल बनता है। इसी को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। यानी जैसे ही देखिएगा हम इस क्षार में अम्ल डालेंगे, ये कलर क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, अभी जस्ट बता रहे हैं। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए डाल दिए और आप देख पाएंगे कि कलर क्या हो चुका है, मैक्सिमम गायब हो चुका है। अभी देखिए बचा भी है इसमें, फिर भी देखिए मैक्सिमम, नीचे वाला बचा है यार, तो नीचे वाला हिला देंगे ना तो गायब हो जाएगा। उसकी छोड़ दीजिए, नीचे नहीं हिल पा रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए कलर क्या हुआ, गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि ये उदासीन द्रव हो गया। ये कैसा द्रव हो गया, उदासीन। अम्ल और क्षार परस्पर इसमें मिल गए, ये उदासीन हो गया। ठीक है, इसी कारण इसका कोई कलर नहीं बचा, ये गायब हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या देखेंगे, पीएच मान तथा पीएच पैमाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली चीज बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। पीएच मान और पीएच पैमाना क्या करता है, ये भी वही काम करता है
जो पीएच मान होता है ना साथियों, ध्यान दीजिए, जो पीएच मान होता है ना, ये क्या करता है, ये अम्ल और क्षार को ही प्रदर्शित करता है। ऐसे समझिएगा, पहले हम इसके फार्मूला आपको सामने से लिख रहे हैं। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता। ध्यान दीजिएगा, कैसे परिभाषित करिएगा, ये H प्लस आयन की सांद्रता का मतलब ध्यान दीजिए, ये सांद्रता है, किसकी है, H प्लस की, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। सांद्रता का मतलब होता है कि किस विलयन में H प्लस की मात्रा कितना है, जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी सांद्रता उतने ज्यादा होगी, जिसमें कम होगा उसकी सांद्रता उतना ही कम होगी। अच्छा, ये लॉगरिथम लॉग वाला ही चीज है, ठीक है, कि लॉग का कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे लॉग m इंटू एन, ठीक, तो क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस एन, ध्यान दीजिएगा, लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे करके फार्मूले होते हैं इसके ना लॉग के। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, क्योंकि पहले पूछता था, 3-4 साल पहले पूछता था, अभी नहीं पूछता। अभी ध्यान दीजिए, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस पे 10 H प्लस आयन की सांद्रता। अगर परिभाषित करना तो कैसे करिएगा कि ऋणात्मक लघु गणक की 10वीं घात, कौन सी घात, 10वीं घात, और क्या होता है, सांद्रता की, किसकी, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की ऋणात्मक लघु गणक की 10वीं घात ही क्या कहलाती है, पीएच मान कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की ऋणात्मक 10 की लघु गणक वाली घात क्या कहलाएगी, पीएच मान कहलाएगी, यानी पीएच वैल्यू कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या दर्शाता है ये क्या दर्शाता है, अम्ल व क्षार की टेस्टिंग के लिए, किसके लिए, अम्ल व क्षार के टेस्टिंग के लिए। अब कैसे करते हैं, तो एक पीएच क्या होता है, पैमाना होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाना, जो इसी में देखिए हम लिखे हैं, पीएच पैमाना खोजा कौन, पेपर में कई बार पूछा है, कौन खोजा, लिख लीजिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना खोजा है। कहां से कहां तक चलती है पीएच स्केल, 0 से लेके 14 तक, कहां तक, 0 से लेके 14 तक, मध्य में होता है 7, मध्य में क्या होता है, 7, और यही बिंदु होता है उदासीन वाला। और यहाँ पे किसकी पीएच वैल्यू होती है, H2O यानी जल की प्लस लवण की। तो लवण और जल की पीएच वैल्यू कितनी, 7, 7 से कम पे आइएगा तो पीएच वैल्यू किसकी होगी, अम्ल की, जिसे हम कहते हैं 6.9, किसका पीएच मान है, अम्ल का। ठीक है, 7 से जैसे ऊपर जाइएगा 14 तक तो किसकी पीएच वैल्यू होगी साथियों, क्षार की, यानी 7 से ऊपर जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय द्रव, 7 से नीचे जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय द्रव होगा। ठीक है, अगर हम कह दें आपसे कि हमारे पास एक द्रव है, इसका पीएच मान है 6.2, तो बताइएगा तो ये किसका होगा, अम्लीय का कि क्षारीय का। तो देखिए 7 से क्या है, ये नीचे है, और क्या है, अम्लीय है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक, कि अम्लीय क्षारीय कैसे पहचानेंगे, अगर पीएच वैल्यू दिया हो तब। 7 से ज्यादा देगा क्षारीय द्रव, 7 से कम अम्लीय द्रव, 7 पे रह गया तो जल का। कई बार पानी का पूछा है कि पानी का पीएच मान होता है 7 होता है, उदासीन है, लवण का पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और फॉर्मूला लिख लीजिए, POH प्लस पीएच बराबर 14, POH प्लस पीएच बराबर कितना, 14। पीएच जानी गए अम्ल और क्षार है, POH भी ऐसे ही बताता है, क्या बताएगा, देखिए हम क्या कह दें कि एक द्रव है जिसका पीएच मान है 8, कितना है, 8 है, इसका POH ज्ञात कीजिए। तो 14 में से 8 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो मिल जाएगा 6, हो गया आंसर। ठीक, अगर आपसे POH दे दे, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है, कैसे इसका फार्मूला लिखते हैं POH की, ध्यान दीजिएगा, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन की सांद्रता, ये POH का फार्मूला है, ये आपके सामने पीएच का फार्मूला है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 14 के बराबर होना चाहिए। बस फार्मूला याद रखिए, काम हो जाएगा। OH माइनस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता,
पीएच अब प्लस पीओएच जोड़ दीजिएगा तो 14 होगा। 7 से कम पीएच वैल्यू अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, 7 पे उदासीन। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते। कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान लिख रहे हैं जो लिख लीजिए, डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछेगा। चलिए, जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी बात कर ले किसका, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, यानी दूध क्या है, अम्लीय है। ठीक है। खून यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 7.4 होता है। ठीक। नींबू के रस की अगर बात करें, किसके रस की, नींबू के रस की, तो ये देखिए ना 2.5 के करीब होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम। ठीक है, इसी के लगभग में होता है नींबू का पीएच मान। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से एक क्वेश्चन 101% आपके पेपर में रहेगा। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण लवण ना, कौन कौन सा चीज। पहला देखिए पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे, हाँ बेकिंग सोडा। क्या फार्मूला होता है, NaHCO3। ध्यान दीजिए, अगला क्या पढ़ेंगे, धावन सोडा। क्या पढ़ेंगे, धावन सोडा। इसका क्या फार्मूला होता है, Na2CO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वही टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो बाहर से लगाते हैं, प्लास्टर बांधते हैं, वही वाला चीज। क्या होता है फार्मूला, CaSO4 × 12H2O। ये चार चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ये महत्वपूर्ण लवण है, ये चारों में से कोई एक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले किसको देखेंगे, विरंजक चूर्ण को। ध्यान दीजिए, विरंजक चूर्ण को कवर करते हैं। फार्मूला है CaOCl2। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। अब बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि में क्या है, CaOH का ट्वाइस, ये क्या है, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है ना। बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, बिना बुझा हुआ चूने पे पानी मिला दीजिए ना, पानी में मिला दीजिए, बुझा हुआ चूना तैयार हो जाएगा। पहले क्लास में हम कराए, देख लीजिएगा। अब क्या होगा, इसी पे क्या करना है, क्लोरीन गैस ला देंगे ना, इसी पे क्लोरीन गैस का प्रवाह करा देना है। क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ में क्या मिलेगा, जल का निर्माण हो जाएगा। तो यही है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि यही है। ये आपका क्या है, क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस किस पे प्रवाहित कराना है, बुझा हुआ चूना पे, आपको विरंजक चूर्ण मिलेगा, प्लस जल का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। अब क्या पूछता है, उपयोग। क्या पूछता है, उपयोग। खटाखट क्या करिए, छाप लीजिए। पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। क्या है, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। और जो दूसरा है ना, बेहतरीन वाला है, पेयजल को शुद्ध करने में ना, पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते थे बहुत पहले, आज भी करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, विरंजक के रूप में। विरंजन के रूप में, विरंजन मतलब होता है बचाव करके किसी चीज को रखने में। जैसे कपड़े उद्योग में ना, कपड़े उद्योग में इसका उपयोग करते विरंजन के लिए कि कपड़े खराब ना हो। लकड़ी शॉप में जाइएगा, वहां पे भी लकड़ी में ये लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, कौन सा चीज, विरंजक चूर्ण। तो लकड़ी को जो कीड़े होते हैं उनसे बचा के रखता है। ठीक है, तो विरंजन में इसका उपयोग होता है। और मेनली कौन है, पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का क्या होता है, उपयोग होता है। बनाने की विधि आपके सामने है। दूसरा वाला चलिए देखते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है,
हाँ वही जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही सोडा। उपयोग तो जनरली आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें इसको, इसका फार्मूले की, तो क्या था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि देखिए, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये थोड़ा क्या है बनाने की विधि में बड़ा है, बट समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। NaCl प्लस साथियों क्या है, H2O प्लस क्या है, CO2 प्लस क्या है, NH3, है ना, इतने चीजें। NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3, क्या क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस। जैसे ही मिलाइएगा दो चीजें बनेंगी, क्या क्या बनेंगी, NH4Cl प्लस यही चीज क्या, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। ये चीजें क्या होंगी, बनके तैयार होंगी। क्या है साथियों, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NH4Cl क्या है, ध्यान दीजिए, अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड। हमें क्या बनाना था, बेकिंग सोडा, और हम यहां से क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं बेकिंग सोडा। समीकरण आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब ऐसे बनाने में इसे दिक्कत है, प्रैक्टिकल द्वारा बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर उपयोग की बात करें, किसके, इसके उपयोग की, खुद सोचिए क्या क्या उपयोग हो सकता है। पहले बात, पकौड़े उकौड़े बनाने में, है ना, बढ़िया बढ़िया फुलाने में, ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे खास बात, जो ब्रेड मार्केट में आते फूले फूले ना, ठीक है, उनको फुलाने में इसका उपयोग होता है, यानी खमीर बनाने में। कहाँ पे, यानी खमीर को बनाने में इसका क्या करते, उपयोग करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का। एक खास बात, इनो जानते हैं ना आप लोग, इनो जो पानी में डाल के पीते हैं, ठीक है, इसी बेकिंग सोडा का ये मुख्य घटक है, ठीक है। जैसे ही इनो को पानी में डालिएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, मुक्त होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम एक बार किए थे, इनो को कार्बन मतलब पानी में डाल दिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और आग क्या हुई, बुझ गई। ध्यान दीजिएगा, तो इनो में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मेन क्या है, पकौड़े और खमीर बनाने में इसका उपयोग इनो में होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन उपयोग थे किसके, बेकिंग सोडा के। चलिए अब अगला देखें, ध्यान दीजिए, अगला धावन सोडा देखेंगे ना। धावन सोडा, अब इसका फॉर्मूला अभी बताए भी थे, क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कहीं कहीं आपको इंटू 10H2O, अभी जस्ट यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत अगर होगा तो लिख लीजिए। चलिए Na2CO3 इंटू 10H2O। बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अभी जस्ट था बेकिंग सोडा का फार्मूला, इसी को हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, यानी बेकिंग सोडा को ही क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या होगा, गैस मिल जाएगा, और यहां से आपको मिल गया ये चीज। और इसी में क्या करिएगा, 10 भाग पानी मिला दीजिएगा और तैयार हो जाएगा क्या, Na2CO3 अब इंटू 10H2। देखिए जो ये बना सोडियम कार्बोनेट, इसी में 10 भाग क्या मिला दिए, पानी, और बनके ये क्या हो गया, तैयार हो गया आपका धावन सोडा। तो ये धावन सोडा तैयार है आपका। उपयोग क्या क्या करते हैं, खुद सोचिए, उपयोग क्या करते हैं ना। उपयोग कहाँ कहाँ करते, कांच, ठीक है, कांच की साफ सफाई में, ठीक है, घरों की साफ सफाई में, है ना। ध्यान दीजिए, कांच की साफ सफाई, घरों की साफ सफाई, जो सबसे मेन है लिख लीजिए, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में, कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता, पानी की कुल दो तरह की कठोरता होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। ध्यान दीजिए, तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करता है कौन, धावन सोडा। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए, बाकी बता ही दिए। साफ सफाई में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं धावन सोडा का। तो ये धावन सोडा भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आखिरी देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले फार्मूला इसका क्या होता है,
SO4 इंटू हाफ H2O। पेपर में कई बार पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बनाते कैसे हैं, जिप्सम को गर्म करते, किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को, CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का, ये जिप्सम का सूत्र है। गर्म करते कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, ठीक है। गर्म करेंगे तो ये क्या करता है, जल के अणुओं को निकाल, खुद सोचिए गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, साइड में हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। कितना उड़ाना है, इतना उड़ा दीजिए कि CaSO4 इंटू हाफ H2O केवल बचे, प्लस प्लस कितना H2O अभी कम है, इसी में आधा H2O लिखे हैं, ये आधा H2O है, तो 1.5 भाग और बाकी है, तो 1 सही 1/2 H2O लिख लीजिए, ठीक है। या फिर इसी को 3/2 H2O भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बना, जिप्सम को गर्म करने पे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे या फिर केल्विन पैमाने पे 373 केल्विन पे। उपयोग क्या क्या होता है, उपयोग क्या होता है ध्यान दीजिए। अभी जस्ट बताया हड्डियों में प्लास्टर बांध, हड्डियों पर प्लास्टर बांधते समय जहाँ टूट जाए, प्लास्टर जो बांधते हैं ना सफेद सफेद का, ठीक है, वही होता है क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा कहाँ पे करते हैं, खिलौनों बनाने में, है ना, खिलौना बनाने में, ठीक, खिलौना बनाने में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये इंपॉर्टेंट थे 4 लवण, हम आपके सामने चारों को बनाने की विधि उपयोग रख दिए, प्लस उसका फार्मूला रख दिए, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, इससे बेसिक कुछ नहीं पूछना। अब आज का और आखिरी टॉपिक क्या है, पिछला क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन, ठीक है, कि पिछला क्वेश्चन पूछा क्या गया था उसका हम आंसर देंगे और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पिछले क्लास में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फिटकरी का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं दैनिक जीवन में, तो इसका सही सही आंसर है, अगर कहीं कट जाए ना तो वहाँ फिटकरी लगा दीजिएगा तो ब्लड बहना क्या करेगा, बंद हो जाएगा, ठीक, पहला उपयोग। दूसरा क्या, घाव को तेजी से भरता है, जल्दी से सही करता है, दूसरा उपयोग। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन वाला तीसरा है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और आज का क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, आज का क्वेश्चन है कि जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और साथियों, अगर ये आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये सीरीज लगातार लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।